आज हम एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और उसमें स्पेसिफिकली हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है इन विच देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि इस प्रोसेस में आपके पास किसी किस्म की कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही होती सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान। जैसे आपके पास एक थर्मस फ्लास्क हो इस तरह का, और इसमें अगर आप पानी रख दें तो पानी काफी देर तक क्या रहता है, वो गर्म रहता है। क्यों गर्म रह पाता है इस फ्लास्क के अंदर? वो इस वजह से क्योंकि जो सराउंडिंग है यानी कि इसके इर्द गिर्द जो जगह है, इससे किसी किस्म की कोई हीट सराउंडिंग में से ट्रांसफर नहीं हो रही होती सिस्टम में, और ना ही सिस्टम से ट्रांसफर हो रही होती है सराउंडिंग में। तो ऐसे प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। लेकिन ये जो एग्जांपल मैंने आपको दी है थर्मस फ्लास्क की, ये कोई आइडियल एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं है, क्योंकि हम एक रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो रियल वर्ल्ड में कोई भी प्रोसेस जो है ना वो एग्जैक्टली एडियाबैटिक मुकम्मल का मुकम्मल नहीं होगा। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक ये कंटेनर है और उस कंटेनर का जो शुरू में वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम VI है, और इस कंटेनर में आपके पास यहां पर गैस पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि यहां पर आपके पास N गैस पार्टिकल्स यानी कि बहुत ज्यादा तादाद के अंदर आपके पास इस कंटेनर में गैस पार्टिकल्स मौजूद हैं, और वो जो गैस इस कंटेनर में मौजूद है वो गैस भी स्पेसिफिकली हम आइडियल गैस ले रहे हैं। और आइडियल गैस की खास बात ये होती है कि किसी किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स मौजूद नहीं होती, यानी कि कोई भी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा होता जिससे वो उसको खींच सके या अपने से दूर धकेल सके। जबकि यहां पर आपके पास एक ये जो चीज है, ये असल में आपके पास एक मूवेबल पिस्टन है जो कि क्या कर सकता है, वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, जिससे वॉल्यूम बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। उसके साथ साथ आपके पास ये जो कंटेनर की वॉल्स हैं, ये वाली इसकी बेस और ये जो साइड वॉल्स हैं, ये असल में आपके पास इंसुलेटिंग वॉल्स हैं, या फिर इसको हम कहते हैं नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, यानी कि ऐसी वॉल्स हैं जिससे ना तो बाहर से सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर हो सिस्टम में, और ना ही सिस्टम से हीट ट्रांसफर हो सराउंडिंग में। यहां पर हमारा जो सिस्टम है वो इस कंटेनर में मौजूद गैस पार्टिकल्स हैं, जबकि इसके अलावा हर एक ये जो चीज मौजूद है वो असल में क्या है, वो सराउंडिंग है। तो सिस्टम को सराउंडिंग से जो चीज फर्क कर रही है वो हमारी क्या है, इंसुलेटिंग वॉल। तो हमारी सराउंडिंग इर्द गिर्द की चीजें हैं इंसुलेटिंग वॉल के। अब चूंकि हम एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं, और एडियाबैटिक प्रोसेस की खास बात ये होती है कि इसमें किसी किस्म का कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता, तो इस वजह से मैथमेटिकली हम इसको यूं लिख सकते हैं कि जो डेल क्यू है आपके पास इस प्रोसेस में वो एक्चुअली जीरो होता है। जबकि डेल क्यू जीरो होने का मतलब यह है कि असल में किसी किस्म की कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही। अब एडियाबैटिक प्रोसेस चूंकि एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, जबकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता था कि जो टोटल चेंज आता है इंटरनल एनर्जी के अंदर किसी सिस्टम में, वो बराबर होता है कितनी हीट उस सिस्टम में ऐड या रिमूव की गई है, उसके साथ साथ कितना काम हुआ है। तो आज हम इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और उससे ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी वर्क के साथ कैसे रिलेटेड है, कैसे एक चीज के बढ़ने से दूसरी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अब चूंकि हमारे सिनेरियो में जो डेल क्यू है वो एक्चुअली जीरो है, इस वजह से आपके पास यहां पर ये टर्म खत्म हो जाएगी। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है यानी कि जो डेल यू है वो बराबर आ जाएगा डेल डब्ल्यू के, जबकि यहां पर डेल डब्ल्यू आपको वर्क बता रहा है जो हुआ होगा। और अभी मैंने वो वर्क वाज़ेह नहीं किया कि आया सिस्टम ने सराउंडिंग पर किया है या सराउंडिंग ने सिस्टम पर किया है, जबकि जो डेल यू है ये आपको बता रही है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के अंदर, जो कि चेंज इंटरनल एनर्जी असल में इंटरनल एनर्जी क्या होती है, तमाम फॉर्म ऑफ एनर्जीज का सम। चूंकि अब हमारी जो गैस है वो एक आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के अंदर जो एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, और हम गैस भी ऐसी ले रहे हैं जो कि सिंगल एटम्स पर मबनी हो, तो जो सारी की सारी एनर्जी होगी वो असल में काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि मोशन की वजह से होती है। तो आपके पास यहाँ पर जब काइनेटिक एनर्जी असल में पार्टिकल्स की बदलेगी तो इसका मतलब ये होगा कि इंटरनल एनर्जी क्या होगी, वो तब्दील होगी। जबकि जब अगर मैं बात कर रहा हूं ना कि मोनोटॉमिक गैस ले रहे हैं हम,
तो मोनोटॉमिक गैस का मतलब होता है कि ऐसी गैस जो कि सिंगल एटम्स पर मबनी हो, यानी कि एक ये पार्टिकल है उस गैस का, फिर ये है, तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हो, यानी कि एक एक पार्टिकल, या फिर ज्यादा बेहतर है कि सिंगल एटम से जो गैस मिलकर बनी होती है उसको हम मोनोटॉमिक गैस कहते हैं। अभी मैंने कहा था यहां पर डेल डब्ल्यू आपको वर्क डन बता रहा है, तो उसकी बुनियाद पर एडियाबैटिक प्रोसेस में आपके पास दो प्रोसीजर हो सकते हैं। एक तरीकाकार ये है कि आपके पास जो गैस है उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करे। जब गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करता है उसको हम एक्सपेंशन कहते हैं। इसी तरह ये हो सकता है कि वॉल्यूम का गैस का वॉल्यूम डिक्रीज करे, उसको असल में हम कंप्रेशन कहते हैं। लेकिन किस प्रोसीजर में? अगर ये सब चीजें एडियाबैटिक प्रोसेस में हो रही हैं तो उसको फिर हम असल में कहेंगे, उसमें से एक कहलाएगी एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस, जबकि दूसरी कहलाएगी एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ गैस। एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ गैस में क्या होगा कि आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो क्या करेगा, या वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। जबकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ द गैस में क्या होगा कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम को इंक्रीज होने को मैं V से लेबल कर रहा हूं और उसके इंक्रीज को मैं अप एरो के साथ भी साथ रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब चलें हम बढ़ते हैं आगे और रिलेट करते हैं इंटरनल एनर्जी को वर्क के साथ, कि जब आपके पास सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क करेगा तो आपके पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस होगी, तो उसमें वर्क डन क्या होगा और उस सिनेरियो में इंटरनल एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा, अब हम उसकी बात करेंगे। तो मान लें कि इस कंटेनर में जो गैस मौजूद है उसका इनिशियल वॉल्यूम जो है वो VI है, जो टेम्परेचर है उसको हम कह रहे हैं कि वो TI है, इनिशियल टेम्परेचर इस गैस का। जबकि इस गैस टेम्परेचर क्या होता है कि कोई चीज कितनी गर्म है या कोई चीज कितनी ठंडी है। जबकि जो प्रेशर है जिसको हम P से लेबल करते हैं वो इसका भी हम कह रहे हैं कि इनिशियल सूरत हाल ले रहे हैं, तो इनिशियल सिचुएशन में प्रेशर PI है। और प्रेशर क्या होता है कि कितनी ताकत या कुव्वत के साथ ये जो गैस पार्टिकल्स इस कंटेनर में मौजूद हैं वो इस पिस्टन के जो एरिया है उसको स्ट्राइक करेंगे। तो जितनी ज्यादा फोर्स के साथ इस एरिया को स्ट्राइक करेंगे असल में प्रेशर उतना ज्यादा होगा, जितनी कम फोर्स के साथ स्ट्राइक करेंगे इस एरिया को प्रेशर उतना कम होगा। तो मान लीजिए कि आप गैस को अलाउ करते हैं कि वो गैस एडियाबैटिकली क्या करे कि वो एक्सपैंड करे। एडियाबैटिकली एक्सपैंड करने का मतलब यहां पर यह है कि आप किसी किस्म की कोई हीट ट्रांसफर नहीं कर रहे, उसके बावजूद क्या हो रहा है कि जो गैस है वो एक्चुअली क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो VI से अब चेंज होकर, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम अगर पहले VI था तो अब वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, VF, यानी कि वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज आएगा। तो जब गैस एडियाबैटिकली एक्सपैंड होती है तो ये जो पिस्टन है ये असल में ऊपर मूव करेगा, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स जो जगह घेर रहे होंगे अब वो जगह क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। जैसे कि आप इस सिनेरियो में देख सकते हैं कि अब आपके पास पिस्टन क्या हुआ है, वो अपवर्ड पोजीशन पर आ चुका है। तो यहाँ पर अब पार्टिकल्स ज्यादा जगह को क्या कर सकते हैं, घेर सकते हैं। इस वजह से जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, वो ज्यादा हो गया। और जो फाइनल वॉल्यूम है उसको हम फिर VF कह रहे हैं, जिसको मैं लेबल भी यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं आपके सामने। अब जब वॉल्यूम चेंज हुआ है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा कि चूंकि वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज हुआ है उससे ये होगा कि जो प्रेशर, जो कि इनिशियल प्रेशर PI था वो अब चेंज होगा। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो असल में जो प्रेशर है वो फिर क्या हो जाता है, वो डिक्रीज कर जाता है। तो इसका मतलब है इस सिनेरियो में क्या होगा कि जो प्रेशर है वो एक्चुअली डिक्रीज करेगा। तो जो प्रेशर है अब वो PI से तब्दील हो जाएगा PF, और जो PF है आपके पास वो असल में कम है PI से। तो उस चीज को वाज़ा करने के लिए फाइनल प्रेशर PF असल में लेस देन है किससे, इनिशियल प्रेशर PI से। जबकि जो इनिशियल वॉल्यूम VI है वो असल में कम है किससे, फाइनल वॉल्यूम VF से। अब प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब असल में यहां पर यह है कि जो पार्टिकल्स हैं जो कि दीवार, सॉरी, कंटेनर का जो ये पिस्टन है उसके साथ जो क्लूजन्स कर रहे थे या वॉल्स के साथ क्लूजन कर रहे थे, अब वो क्लूजन्स उनके इसके वॉल्स के साथ क्या हो जाएंगे, वो रिड्यूस हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया। जब प्रेशर डिक्रीज होता है तो उससे फर्क ये पड़ता है कि जो टेम्परेचर है जो कि शुरू में TI था, अब वो टेम्परेचर भी क्या होगा कि वो टेम्परेचर भी चेंज होके क्या हो जाएगा, कुछ नया टेम्परेचर TF हो जाएगा। और वो टेम्परेचर असल में डिक्रीज्ड टेम्परेचर होगा, यानी कि इसको मैं फाइनल टेम्परेचर डाउन कर देता हूं उसके लिए एरो, यानी कि डिक्रीज हुआ है। जबकि जो इनिशियल टेम्परेचर था वो उसका गैस का हाई था। अब टेम्परेचर डिक्रीज होने का असल में यहां पर मतलब ये है
टेम्परेचर हम डिफाइन करते हैं कोई चीज़ कितनी ठंडी है या गर्म है, जबकि माइक्रोस्कोपिकली यानी कि एटॉमिक लेवल पर या एटम के लेवल पर हम टेम्परेचर डिफाइन करते हैं कि इस कंटेनर में जो गैस पार्टिकल्स मौजूद हैं जो कि लार्ज नंबर में मौजूद हैं, हम उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उससे डिफाइन करते हैं। तो यानी कि जितनी आपके पास ज्यादा होगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, उतना जो टेम्परेचर है वो भी एक्चुअली क्या होगा, वो ज्यादा होगा। जबकि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को डिस्क्राइब करना यानी कि उसकी मोशन को डिस्क्राइब करना इस कंटेनर में मुश्किल है। इस वजह से हम एवरेज की बात करते हैं यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी की। तो जितनी ज्यादा एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी उतना टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, और जितनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी उतना टेम्परेचर भी कम होगा। तो अब चूंकि गैस पार्टिकल्स ज्यादा जगह को घेर पा रहे हैं, इस वजह से उनकी जो आपस में एक तो टकराव वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, उसके साथ साथ जो स्पीड है वो भी असल में क्या होगी, कम होगी, जिसकी वजह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीज हो गई है तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया। अब जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो इसका मतलब ये होता है कि असल में जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या हो गई है, वो डिक्रीज हो गई, क्योंकि मैंने बताया था कि हम यहाँ पर जो गैस ले रहे हैं वो आइडियल गैस ले रहे हैं, और वो आइडियल में से भी हम एक मोनोटॉमिक आइडियल गैस ले रहे हैं जो कि सिंगल एटम से मबनी है। और इस आइडियल गैस के अंदर आपके पास मोनोटॉमिक में जो इंटरनल एनर्जी है वो उसकी असल में काइनेटिक एनर्जी से ही बताई जाती है, जो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। तो अब चूंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल्स ही रिड्यूस हो गई है, इस वजह से जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। एक तो ये अंदाज था प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की टर्म्स में इस एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस को समझने का। एक दूसरा अंदाज ये है कि हमारे सिनेरियो में सिस्टम काम कर रहा है सराउंडिंग पर। तो जब सिस्टम काम करता है सराउंडिंग पर तो उस वर्क डन को हम असल में लेते हैं नेगेटिव, और ये चीज हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की साइन कन्वेंशन में पढ़ा था कि जब सिस्टम सराउंडिंग पे काम करता है तो उस सिनेरियो में जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव लिया जाता है। तो फिर हमारे पास ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसमें जो डेल यू है वो इक्वल टू है डेल डब्ल्यू, ये तो जनरलाइज्ड है। अब जब हमने गैस को ये कहा कि हमारी गैस एक्सपैंड कर रही है तो फिर यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो साइन आपके पास एक यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। अब जब यहां पर ये नेगेटिव साइन आएगा तो ये इस बात को इंश्योर करेगा कि जो असल में इंटरनल एनर्जी है डेल यू वो भी असल में लेस देन क्या है, जीरो है, क्योंकि वो नेगेटिव निकल कर आएगी ना। जैसे अगर डब्ल्यू कुछ वर्क डन है उसकी वैल्यू 5 आ जाती है, लेकिन क्योंकि सिस्टम ने काम किया है सराउंडिंग पर तो वो -5 होगी यहाँ पर, और -5 लेस देन जीरो है, तो डेल यू असल में क्या है, वो लेस देन जीरो है। डेल यू लेस देन जीरो का मतलब यह है कि इंटरनल एनर्जी असल में जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है यू एफ, चले इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो जो फाइनल इंटरनल एनर्जी यू एफ है वो असल में फिर कम है इनिशियल इंटरनल एनर्जी से। और इंटरनल एनर्जी भी मैंने क्या बताया था, किससे डिफाइन कर रहे हैं हम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल से, यहाँ पर आइडियल मोनोटॉमिक के गैस में। तो जब फाइनल इंटरनल एनर्जी कम होगी इनिशियल इंटरनल एनर्जी से तो इसका मतलब ये होगा कि जो फाइनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल्स है वो कम होगी इनिशियल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल से, जो कि इस बात को निशानदेही कर रहा होगा कि जब फाइनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस पार्टिकल्स कम है तो टेम्परेचर भी असल में क्या हुआ होगा, वो रिड्यूस हुआ होगा। तो वो तमाम बातें जो मैंने पहले बताई थी वो सिमिलर हैं इस वे में भी। तो आप इस वे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं वर्क डन और इंटरनल एनर्जी की टर्म्स में भी, और ये जो दूसरा सिनेरियो है वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, इसकी टर्म्स में भी कर सकते हैं। ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, जबकि ये एक डायरेक्ट समझने का अंदाज है कि आपके पास जब वर्क डन सिस्टम करेगा सराउंडिंग पर तो वो वर्क डन नेगेटिव होगा, और वर्क डन जब नेगेटिव होगा तो उससे असल में जब सिस्टम सराउंडिंग पे काम कर रहा है तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप तो कोई हीट नहीं सप्लाई करें ना, तो उसके बावजूद गैस एक्सपेंड करी तो फिर वो गैस एक्सपेंशन इसी कॉस्ट पे कर सकती है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाए, वो कम हो जाए, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो असल में स्लो डाउन हो जाए, या फिर जो गैस है इस कंटेनर में मौजूद, दूसरे अंदाज में यूं समझने के लिए कि इस गैस का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाए, यानी कि जो गैस है वो असल में कूल डाउन हो जाए। तो जो मुख्तलिफ तर्ज थे एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस को एक्सप्लेन करने के लिए वो मैंने कर दिए हैं आपके सामने। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ अ गैस की बात करेंगे और डिटेल से समझेंगे, जिसमें आपके पास जो गैस का वॉल्यूम है वो एक्चुअली डिक्रीज होता है। तो आज हमने एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और उसमें स्पेसिफिकली एडियाबैटिक प्रोसेस की बात की।